तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 2। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे भारत का भौतिक स्वरूप। तो क्या है भारत भारत का भौतिक स्वरूप हम जानते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर हैं। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है, यानी जो भारत की पूरी मुख्य भूमि है उसके 43% यानी 50% में मात्र और मात्र 7% कम भाग पर भूभाग पर विस्तृत मैदान है, यानी मैदान है जिसमें कोई ना कोई पहाड़ियां हैं ना कुछ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 6 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणियां, दूसरा उत्तरी मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। तो इन तीनों को आज हम पढ़ेंगे और बाकी 3 जो हमारे पार्ट है उन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा 6 पार्ट तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम आज इन तीनों को ही क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे हिमालय पर्वत श्रेणियों की तरफ। तो हिमालय पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। ठीक है ना। इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। पूर्व से पश्चिम दिशा पश्चिम से पूर्व दिशा में ये जाते हैं। ठीक है ना। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स है। ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स की अलग वीडियो आएगी। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तर एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस सुना होगा आपने, उसी प्रकार से। ठीक है ना। तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। वह 4 भाग कुछ इस प्रकार हैं। पहले हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है ना। मैप में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल मैप से कुछ रटाना नहीं है मुझे ना। तो देखिए ये आप देख रहे हैं, ये है काराकोरम। ठीक है ना। ये ग्रेट हिमालयस का पार्ट है। काराकोरम जो है वो ग्रेट हिमालयस का पार्ट है। सॉरी, ट्रांस हिमालय जो भारत में जो आते हैं ना, ट्रांस हिमालय जो, देखिए ट्रांस हिमालय आपको नीचे बताऊंगा। ठीक है ना। और ये जो आ रहे हैं ये वाले, ये ग्रेट हिमालय है और ये मध्य हिमाचल है, मतलब जिन्हें मध्य हिमालय कहते हैं। और ये सबसे नीचे शिवालिक, ग्रेट हिमालय। और इसके बीच में जो घाटियां हैं, सॉरी, मध्य हिमालय और इसके बीच की जो घाटियां हैं उसे दून कहते हैं। शिवालिक श्रेणी और हिमाचल के बीच की जो घाटियां हैं उन्हें दून कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम डीपली स्टडी करेंगे इन सबको। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं, देख रहे हैं ना, ये काराकोरम। ठीक है ना। काराकोरम लद्दाख है, जास्कर है। ठीक है ना। यही तो दी हुई थी, काराकोरम लद्दाख जास्कर। ये सब देखिए आप लोग देख पा रहे हैं भारत में आ रही है ना, भारत में। तो इनको जो कहते हैं ना हम, जो भारत के क्षेत्र में आती हैं वह ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहलाती हैं। ठीक है ना। लेकिन ये कुछ अलग ही है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है ना, वो जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, वो केटू या गार्डविन आस्टिच के नाम से भी जानी जाती है। 8611 मीटर ऊंची है ये। ठीक है ना। ये काराकोरम श्रेणियों में है, केटू या गॉडविन आस्टिच। हिमाद्री या बृहद हिमालय, ये है तो सबसे ऊंचे, लेकिन ये भारत में इसका कम हिस्सा है या ना के बराबर हिस्सा है। ठीक है ना। तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 6000 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है ना। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, ये मैं आपको बता दी सबसे ऊंची श्रेणी है।
इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस बात को आप लिख सकते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो कि स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है ना। और इसकी पर्वत श्रेणियां जैसे कंचनजंगा है, नागा पर्वत है, नंदा देवी है, और कामेट व नामचार बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। मतलब मैंने आपको बता दिया इसके कुछ और भी शिखर थे। हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीवा, महाभारत श्रेणियां आदि आती हैं। एक आध और भी होंगी। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं, ठीक है ना। ये सारी घाटियां कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह भी है, अल्पाइन चारागाह, जिसे कश्मीर घाटी में मर्ग तथा इसके कुछ एग्जाम्पल हैं गुलमर्ग व सोनमर्ग। इसका आप जरूर लिख लें अभी के अभी, ठीक है ना। तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पहाड़ कहा जाता है, पयार सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी आदि इसी में है, ठीक है ना। इसी श्रेणियों में, इन्हीं श्रेणियों में। अंतिम मान लेते हैं शिवालिक या निम्न हिमालय, अंतिम आ गए हमारे हिमालय का अंतिम हिस्सा। यहाँ हिमालय के नवीनतम भाग है, यहाँ हिमालय का नवीनतम भाग है, ठीक है ना। और शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी है एक, और पश्चिम इन्हें दूने द्वार, पश्चिम देखिए काठमांडू घाटी है वो तो है, पश्चिम में अगर हम इसकी बात करें दूने द्वार कहा जाता है इन्हें। इसके शिवालिक रेंज के पश्चिम का जो क्षेत्र है उसे दूनिया द्वार कहा जाता है। और आपको मैं एक बात बताना भूल गया, जो हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय है उनकी औसत ऊंचाई जो है वो 3700 से लेकर 4500 किलोमीटर है। 3700 से लेकर 3700 से लेकर लिख सकते हैं आप लोग 3700 से लेके कहां तक है 4500 किलोमीटर तक, 4500 लिख सकते हैं, जल्दी से लिख लें, मेरे साथ लिख लियो, 3700 से 4500 किलोमीटर है। मैं बताना भूल गया आपको, इसमें लिखा हुआ भी नहीं है। और बात करें अगर शिवालिक की, तो शिवालिक की बात करें तो ये है 1000 से 900 से 1100 मीटर, 900 से 1100 लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून सब इसी के पश्चिमी भाग है, ठीक है ना। 900 से 1100 लिख सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो थी वो 50 किलोमीटर थी, इसकी हिमाद्री या बृहद हिमालय की 50 किलोमीटर लिख सकते हैं आप लोग, 50 किलोमीटर। और शिवालिक की है जो वह है 10 से 20 किलो 50 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर इनकी भी है, ठीक है ना। 10 से 50 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर मैं लिखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं 10 से 50 किलोमीटर शिवालिक की चौड़ाई है। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, हिमालय इस समय जहां पर है, ठीक है ना, जो हिमालय है वो जिस हिस्से पर है वहां पर जो पहले था ना टिथिस नामक एक उथला समुद्र था, टिथिस नामक एक उथला समुद्र था, ठीक है ना। हिमालय पर्वत श्रेणी की 7 सबसे बड़ी चोटियां मैं आपको बताऊंगा, इसकी बहुत तगड़ी ट्रिक मैंने अपने आप बनाई, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल सकती, ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। पूरे यूट्यूब पर किसी यूट्यूब चैनल ने ये ट्रिक नहीं बताई होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और अगर मिल जाए तो मैं अपना चैनल डिलीट कर सकता हूँ, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको पूरे यूट्यूब पर ये ट्रिक मिल जाए। देखिए पहला तो हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट है, लेकिन उसके नीचे की 6 पहाड़ियां, उसके बाद जो 6 पहाड़ियां थी वो हमें याद रहना मुश्किल होती है ना, तो उसकी ट्रिक है कंचन
एमडी न आना नंदा देवी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसको समझाना भी तो है, तभी तो आपके दिमाग में बैठेगी ट्रिक ना। कंचन जो है, ठीक है ना, कंचन है, कोई व्यक्ति है, कोई लेडीज है जो एक कंपनी की एमडी है, एमडी है, तो उनसे कोई मना कर रहा है, किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई मना कर रहा है ना आना नंदा देवी, जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख स्थल है, ठीक है ना, नंदा देवी। तो कंचन एमडी ना आना नंदा देवी, कंचन है जो एक कंपनी के एमडी हैं, उनसे कोई व्यक्ति मना कर रहा है ना आना नंदा देवी। नंदा देवी एक हिंदू का प्रमुख धार्मिक स्थल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो कंचन से क्या है, ट्रिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले। कंचन एमडी ना आना नंदा देवी, देखिए कंचन से कंचनजंगा जिसकी हाइट है 85-98 मीटर, और इसकी मकालू की 84-81 मीटर, 85-98, 84-81, 81-72 धौलगिरी की है। एमडी से, एम से मकालू, डी से धौलगिरी, ना से नंगा पर्वत, और 81-26 मीटर इसकी हाइट है। अन्ना से अन्नपूर्णा, देखिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ले लिया होगा जहां तक मेरे हिसाब से। तो नंदा देवी से नंदा देवी, इसकी 78-117 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है ना। उत्तरी मैदान की बात करें, इसके बारे में मैंने ज्यादा कोई वर्णन किया नहीं है। देखिए मैं पहाड़ियों की, पहाड़ियों की समझ रहे हैं ना, भारत की पहाड़ियां या श्रेणियां, और भारत की नदियां, भारत के मैदान, भारत प्रायद्वीपीय पठार, इन सबकी एक डीपली वीडियो लाऊंगा। ये तो मैं ऊपरी ज्ञान दे रहा हूँ आपको, एक एक वीडियो कम से कम आधे आधे घंटे की होगी, उसमें इतना ज्यादा डीपली पढ़ाऊंगा कि कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है ना। इस वीडियो को बस आप एक वे ऑफ गोल समझ लीजिए, हम अपने एम पर जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, ऐसा समझ लीजिए, धीरे धीरे डीपली जाएंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं, उत्तरी मैदानों का निर्माण है जो, वो तीन नदियों के परस्पर क्रिया से हुआ है, और वो तीन नदियां वो हैं गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। मैप में दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये हमारी गंगा रिवर है, मेन ये गंगा रिवर बह रही है बीच में, ये वाली, ठीक है ना, और ये है सिंधु, कुछ इस तरह, और यमुना ये है, जो इतना एरिया है जो ये वाला, सॉरी ये वाला, वो सब नॉर्दर्न प्लेन में आता है, ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन ये लिखा हुआ भी है। भारत में इसका कम हिस्सा जाता है, पाकिस्तान में ज्यादा पहुंच चुका है अभी भी, भारत में है लेकिन इतना नहीं है, पाकिस्तान से जो है लेकिन एरिया के हिसाब से कम है भारत में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार भारत में है, ठीक है ना। और ये इस हिस्से में भारत की जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, कौन सी जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खादर। मालवा का पठार, प्रायद्वीपीय पठार पर आज अब हम आ गए, हमारा लास्ट टॉपिक है ये, लेकिन लास्ट टॉपिक वैसे नहीं है, 3 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार, मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैप में ले चलता हूं आपको, ठीक है ना। मालवा का पठार यहाँ पे होगा, मालवा, मालवा, ये देखिए मालवा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य था, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में मालवा, ये विंध्याचल जो है, विंध्या रेंज, उसके बिल्कुल जस्ट नॉर्थ साइड में है नहीं है, बताइए आप लोग, जस्ट नॉर्थ साइड में। और ये देखिए अरावली और विंध्या रेंज के बीच में मुझे लगता है ये है, ठीक है ना, मालवा प्लेटू, मालवा का पठार, ठीक है ना। ले सकते हैं इसके और फैक्टर्स जानते हैं भाई, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इसे, यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है, जो ज्वालामुखी की चट्टानें होती है ना, उनसे बना हुआ है ये,
इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। ये चीज नोट करने वाली है, अभी के अभी नोट कर लें। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, और पठार से तो वैसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, लगभग कोई पेपर ज्यादा होगा उसमें नहीं आते हो, लेकिन ज्यादातर पेपर्स में आते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं विंध्याचल पठार झारखंड एवं छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश राज्य में। अभी ऊपर चलते हैं मैप में, देखते हैं कहाँ पे ये दिया हुआ है या नहीं, और बात करते हैं हम। इसमें नहीं दिया हुआ है विंध्याचल के पठार, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कहाँ पर होंगे ये। देखिए ये कुछ इस तरह होंगे, झारखंड का भी थोड़ा सा हिस्सा होगा, और छत्तीसगढ़ कुछ इस प्रकार होंगे। ठीक है ना, ज्यादा होंगे नहीं, लेकिन तीन स्टेट में तो बाउंड्री पर होंगे तीनों की। ठीक है ना, पॉलिटिकल मैप नहीं है, नहीं तो मैं आपको ठीक से बता देता, अंदाज से मैंने बता दिया ऐसे। ठीक है ना, तो क्या है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये भी आपको मैप में समझा देता हूँ बिल्कुल। देखिए ये विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल, सॉरी यार, विंध्याचल ये वाली है। ठीक है ना, एकदम कलर ले, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की ये वाली, ये उत्तर भारत है, ये दक्षिण भारत है, तो अलग कर रही है ना उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, बस यही बात लिखी है। नीचे चलते हैं, और कुछ नहीं, ये पत्थरदार चट्टानों की बनी हुई है। ठीक है ना, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह पुरानी चट्टानों का बना है। इसके पश्चिम से नर्मदा, उत्तर की ओर से सोन तथा दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। यह बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई। तीन नदियां निकलती हैं, मतलब तीन हिस्सों से नदियां निकलती हैं, बस पूर्वी हिस्से को छोड़कर तीनों हिस्सों से नदियां निकलती हैं, पूर्वी हिस्से को छोड़कर। तो इसे नोट कर लें, अभी के अभी ले चलते हैं भाई, हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंच जाते हैं। मैकाल का पठार, देखिए इसमें मैकाल का पठार दिखाया नहीं है इन्होंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिखाए मैकाल का पठार। ठीक है ना, ये चीज नोट कर लें बिल्कुल ध्यान से। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। इसके उत्तर से दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। और छोटा नागपुर जो स्थित रांची का पठार है ना, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यह पठार है जो, वो खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न एरिया है। भारत का सबसे संपन्न एरिया है खनिज पदार्थों की दृष्टि से, है ना, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों की बनी हुई है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। ये चीजें नोट करने वाली, नोट करते जाएं आप लोग। ठीक है ना, इसमें कुछ बताने को ज्यादा है नहीं। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। ये सारी चट्टानें मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन डीपली पढ़ाऊंगा, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है ना, काली मिट्टी का पेनिनसुलर जो एरिया है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, उसमें ज्यादातर क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, ये भी बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसलिए विदर्भ भी बताऊंगा क्यों कहा जाता है दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को। ठीक है ना, धारवाड़ का पठार अंतिम टॉपिक है। उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको तीन और पार्ट समझाएंगे इसी के, और उसके बाद मैं आपको बता दूं, हम भारत की नदियां करेंगे। फिर भारत की नदियों में भारत की जो
वाटर से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, झील, जलप्रपात, सारी चीजें क्लियर कर देंगे एक वीडियो में। लगभग आधे घंटे की वीडियो हो पाएगी वो। और उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये अंतिम पठार को बताने से पहले, कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना, आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो धारवाड़ का पठार जो है वो कर्नाटक राज्य में है। ये परिवर्तित चट्टानों का बना है, परिवर्तित चट्टानें भी आपको बताऊंगा, बस अगली वीडियो का इंतजार करें आप। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबादून तथा ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ठीक है ना, सारा मैप में समझाऊंगा, सारा मैप में समझाऊंगा, सारी पहाड़ियों से लेकर हर चीज। ठीक है ना, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी पूरी वीडियो देखी।